हेलो फ्रेंड्स, अपोलो 11 मिशन एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें नासा ने डिसाइड किया कि बहुत हो गया चांद को दूर से देखना। अब एक बार इसको पास से जाकर देखते हैं। और नासा ने अपने कुछ बहुत ही काबिल साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉटिक इंजीनियर और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स और हजारों व लाखों वर्कर्स के साथ मिलकर अपने इस काम को पूरा किया। और कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली सैटर्न वी रॉकेट चांद पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। और इस मिशन के लिए कुछ चुनिंदा एस्ट्रोनॉट्स को चुना गया, जिसमें कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ल्यूनर मॉड्यूल के पायलट एडविन ई एल्ड्रिन, जिन्हें बज एल्ड्रिन भी कहते थे, और सेकंड पायलट माइकल कॉलिन, जिन्होंने यूनाइटेड एयरफोर्स में भी काम किया था। और इनका ये मिशन 20 जुलाई 1969 को 111 घंटे और 39 मिनट का लंबा सफर तय करके सक्सेसफुली चांद पर लैंड भी करता है। और जैसे ही रॉकेट चांद पर लैंड करता है, उसके कुछ समय बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। और ये मानव इतिहास में ऐसा पहली बार था जिसमें किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा हो। और इस पूरे मिशन को नासा ने बिल्कुल लाइव किया था, जिसको 650 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने लाइव अपने घरों में देखा था। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब पहली बार चांद पर चल रहे थे तो उन्हें बहुत ही अजीब सा एक एहसास हो रहा था, क्योंकि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से बहुत कम है, इसीलिए वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर उतरने के 19 मिनट बाद ही बज एल्ड्रिन भी उन्हें शामिल कर लेते हैं और दोनों मिलकर करीब 2.25 घंटे तक चांद पर रिसर्च करने लगते हैं। और जिस जगह पर इस मिशन को किया गया था, उस जगह को नासा ने ट्रंक्वालिटी बेस नाम दिया। आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने लगभग 47.5 पाउंड यानी करीब 21.5 किलोग्राम ल्यूनर मटेरियल को इकट्ठा कर लिया था। और 21 घंटे 36 मिनट चांद पर बिताने के बाद वहाँ पर सारी रिसर्च को कर लिया जाता है और फिर से इस रॉकेट को वापस से पृथ्वी की तरफ मोड़ दिया जाता है, जिसे माइकल कॉलिन द्वारा पृथ्वी तक वापस लाया गया था। और इस अपोलो 11 मिशन को फ्लोरिडा के मैरिट आइलैंड पर बना कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। और ये नासा का 5वां ऐसा मिशन था जिसमें किसी क्रू मेंबर को चांद पर भेजने की कोशिश की थी, जिसमें सबसे पहली बार एक लाइका नाम के डॉग को चांद पर भेजा गया था। और कुछ लोगों को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि कोई इंसान चांद पर कैसे जा सकता है, और वो इस मामले में अपनी नई नई थ्योरी को देने लगे। और इस थ्योरी को बढ़ावा देने के लिए बिल कालिस नाम का एक फॉर्मर यूएस नेवी ऑफिसर अपनी खुद की लिखी किताब वी नेवर वेंट टू मून को 1967 में पब्लिश करते हैं। और इनकी इस किताब ने मून लैंडिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में एक नई जान डाल दी। और अब लोगों को यकीन होने लगा कि शायद अपोलो 11 मिशन को किसी जगह पर फिल्मा गया था और हम सबको ऐसा दिखा दिया गया कि सच में कोई इंसान चांद पर गया है। पर एक मिनट, लोगों को बिल कालिस की बातों पर इतनी जल्दी विश्वास कैसे हो गया? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो बिल कालिस ने अपनी इस किताब में लिखी थी जिसकी वजह से लोग इनसे इतनी जल्दी सहमत हो गए? तो चलिए इनकी इस किताब में लिखी कुछ मेन चीज़ों को कवर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी बात अपनी इस किताब में लिखी थी। तो कुछ मेजर ऐसे पॉइंट थे जो इन्होंने अपनी इस किताब में बताए थे, जिसमें सबसे पहला था कि नासा के पास टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी थी, जिससे वो किसी भी इंसान को चांद पर नहीं भेज सकता था। और दूसरे पॉइंट को कवर करते हुए बिल कालिस ने बताया कि ल्यूनर सरफेस फोटोग्राफ में एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा था। और ये सबसे बड़ा एविडेंस है कि ये पूरा अपोलो 11 मिशन एक फेक था। और तीसरे पॉइंट में इन्होंने कवर करते हुए बताया कि जिस जगह पर चांद को लैंड किया गया था वहाँ पर बहुत ही कम धूल देखने को मिली थी, जबकि वहाँ पर तो धूल का पूरा बादल हो जाना चाहिए था। और यही कुछ मेजर पॉइंट थे जो इन्होंने अपनी इस किताब में कवर किए। इसके साथ कुछ और भी पॉइंट थे जो इन्होंने बताए। और साथ में इन्होंने बताया कि नॉर्थ अमेरिका के विमान के क्वालिटी कमांडर और सेफ्टी इंस्पेक्टर की मौत एक रहस्यमयी मौत थी, जिसे यूएस गवर्नमेंट द्वारा ही किया गया था। और बिल काइसिंग ने अपनी इस किताब में यह भी दावा किया कि अपोलो 1 की आग और स्पेस चैलेंजेस एक्सीडेंट को दोनों को ही नासा ने खुद ही अंजाम दिया था और जानबूझकर एस्ट्रोनॉट्स को मरवा दिया गया, क्योंकि नासा को ऐसा शक होने लगा था कि कहीं ये एस्ट्रोनॉट्स इनके इस मिशन का पर्दाफाश ना कर दें। इसीलिए नासा ने इन सभी एस्ट्रोनॉट्स को हमेशा के लिए चुप करवा दिया। और बिल काइसिंग का यह भी मानना था कि अपोलो 1 की आग पर 500 पत्थरों की थॉमस बर्न्स की रिपोर्ट का गायब होना और यूएस कांग्रेस के समक्ष में गवाही देने के एक सप्ताह बाद ही एक रेल यात्रा में उनकी दुर्घटना में मौत हो जाना, इसके पीछे भी नासा का ही हाथ था। और काइसिंग का ऐसा मानना था कि सभी यूएस लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया गया है, मीडिया को कंट्रोल कर लिया गया है, जिसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस, फेडरल रिजर्व और इंटरनल रेवेन्यू सर्विस जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं। और इन सभी सवालों की वजह से लोगों का विश्वास बिल काइसिंग की बातों पर बढ़ता चला गया। और कुछ लोग तो आज के टाइम तक ऐसा मानते हैं कि इस पूरे अपोलो 11 मिशन को किसी जगह पर फिल्मा गया था, सिर्फ सोवियत यूनियन से स्पेस रेस में जीतने के लिए, ताकि वो ऐसा दिखा सके कि हमने पहला एस्ट्रोनॉट चांद पर भेज दिया है और यूएस गवर्नमेंट और नासा इस जंग को जीत जाए।
पर अब ऐसा तो नहीं था कि नासा इन सभी क्लेम्स के बाद चुप बैठा रहेगा और इन सभी सवालों को सुनता रहेगा। तो नासा ने बहुत कोशिश की थी कि इस सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जा सके, और उन्होंने बहुत से सवालों के जवाब भी दिए, जिसमें सबसे कॉमन सवाल था कि चांद पर जो फोटो लिए गए थे उसमें पीछे तारे क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे। तो नासा ने इस पर जवाब देते हुए बताया कि सूरज का प्रकाश इतना ज़्यादा था कि उसकी ब्राइटनेस की वजह से पीछे के तारे नहीं दिखाई दे रहे थे। सन की लाइट तारों को ओवर पावर कर रही थी, जिस वजह से सिर्फ सामने रखे ऑब्जेक्ट ही दिखाई दे रहा था, उसके पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और एक और सवाल का जवाब देते हुए नासा ने कहा कि जिस जगह पर चांद उतरा था वहाँ पर इतनी मात्रा में धूल उड़ी थी कि उनके स्पेस सूट में आज तक उस धूल के कण मौजूद हैं। और नासा ने चांद से लाए गए कुछ मटेरियल को भी सबूत के तौर पर दिखाते हुए बताया कि क्या ये सभी चीज़ें झूठ हैं, जिस पर कुछ लोगों ने तो विश्वास कर लिया कि अपोलो 11 मिशन कोई फेक नहीं था बल्कि एक रियल था। पर कुछ लोगों को विश्वास अब भी नासा पर नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जिसे यूएस गवर्नमेंट और नासा ने आम इंसान से अब तक छुपा के रखा था। और पहले भी यूएस गवर्नमेंट ने आम लोगों से बहुत झूठ बोले थे, जिस वजह से लोगों का उन पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। और ऐसा अक्सर देखा गया कि जहाँ पर चीज़ों के बारे में कम पता होता है वहाँ पर ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल कर आती हैं। जैसे एरिया 51 के बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकल कर आई थी कि वहाँ पर एलियंस का अड्डा है या फिर वहाँ पर यूएफओस उतरते हैं, क्योंकि किसी को भी एरिया 51 के बारे में नहीं पता था। और हो सकता है कि अपोलो 11 मिशन कोई फेक नहीं हो बल्कि रियल में ही किया गया हो, पर लोगों को इसके बारे में बहुत कम पता था, जिस वजह से इस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बढ़ती चली गई। और इन सभी थ्योरीज पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो यही थी हमारी वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में।